विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन सदन में गूंजा किसानों को मुआवजे का मामला। देश मना रहा कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में भी कारगिल के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। राजनांदगांव में निकाला गया विजय जुलूस। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा प्रदेश प्रवास पर, रायपुर में मीडिया को किया संबोधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक राम कुमार यादव ने 40 साल पहले बने बांध का मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केकराभाट और कबारी पाली के घटोई डैम में प्रभावित व्यक्तियों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इसके जवाब में मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि चंद्रपुर विधानसभा के केकराभाट और कबारी पाली के घटोई डैम में प्रभावित सभी किसानों को मुआवजा राशि नहीं दी गई है। 6 किसानों का मुआवजा बाकी है। छूटे किसानों का मुआवजा प्रकरण तैयार हो रहा है। राम कुमार ने जांजगीर चांपा में बांध, बैराज और कंपनियों के लिए अधिकृत जमीन के मुआवजा मामलों को लेकर कमेटी गठित करने की मांग की। विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने कृषि विभाग के अधिकारियों पर चल रहे मामलों की जानकारी मांगी। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि ईओडब्ल्यू के 4 प्रकरण, विभागीय जांच के 12 और लोक आयोग के 10 प्रकरणों की जांच चल रही है। बांधी ने पूछा कि जांच की अधिकतम सीमा 1 वर्ष है, कितने मामलों की जांच इससे ज्यादा समय से लंबित है। मंत्री चौबे ने कहा कि जांच में देरी के कारण विभाग ने 25 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2-2 वेतन वृद्धि रोकी है। विधायक अरुण वोरा ने प्रदेश में अनाथ बच्चों को गोद लेने को लेकर सवाल किया। मंत्री अनिला भेड़िया ने बताया कि छत्तीसगढ़ की 45 संस्थाओं में 413 अनाथ बच्चे हैं। 1 जनवरी 2022 तक की स्थिति में 852 आवेदकों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन कराया गया है। विधायक धर्मजीत सिंह ने गोबर और वर्मी कंपोस्ट को लेकर सवाल किया। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि गोबर का 35 से 40% वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। विधायक धनेंद्र साहू ने एनीकट और बैराज में रेत और सिल्ट को लेकर सवाल किया। मंत्री चौबे ने कहा कि एनीकट बैराज में रेत और मिट्टी सिल्ट के रूप में जमा होना एक सामान्य प्रक्रिया है। लद्दाख में कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ का आज द्रास युद्ध स्मारक पर समापन हो रहा है। युद्ध के दौरान बहादुरी की गाथा पेश करने वाले जवानों के लिए सेना, वायुसेना, नागरिक और संगठन कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। हमें भूलना नहीं कि करगिल युद्ध जो था वो दरअसल में सिर्फ थल सेना का युद्ध नहीं था, जिसमें तीनों जो हमारे विंग है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, उन सब की बराबर भूमिका थी। अब इसी को बात को अगर मैं थोड़ा सा और विस्तार दूं आंचल, तो मेरे पीछे आप देखिए, ये है मिग 21 बाइसन। ये मिग 21 बाइसन ये उसी स्क्वाड्रन का हिस्सा है, गोल्डन एरो जिसको बोलते हैं, जो स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने इसी पर सवारी करके दुश्मन के इलाकों में पहुंचकर दुश्मन के बंकरों पर हमला किया था और अंततः उनका जहाज मार गिराया गया था। वो शहीद हुए थे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। लेकिन ये जो मिग है ये उसी के स्क्वाड्रन का एक और विमान है। आप समझें कि ऑपरेशन सफेद सागर जब शुरू किया गया तो जो हमारे जेट विमान हैं, चाहे वो मिग 21 जो मैंने दिखाया, चाहे मिराज 2000 हो या सुखोई हो या MI-17 जैसे है, उस समय की सरकार ने यह फैसला लिया कि हम जो LOC है, LOC को पार नहीं करेंगे। दुश्मन भले ही LOC पार कर हमारी सीमा में आ गया है, लेकिन जब अब हमला करेंगे तो चाहे वो वायुसेना होगी या थल सेना होगी, वो LOC को पार नहीं करेगी। अभी आप देखें कि जो पहाड़ है इसके पीछे की तरफ LOC करीब 15 किलोमीटर दूर है। तो दुश्मन अंदर था, लेकिन ये नीतिगत फैसला उस समय की सरकार ने लिया। इसका मतलब यह है कि वायुसेना के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था इस तरह से LOC के
अलोंग द एलओसी उड़ान भरना और बंकरों पे हमला करना। तो इस चुनौती को वायुसेना ने बहुत अच्छे से निभाया, और चाहे वो मिग MI-17 हेलीकॉप्टर हो जिसको रॉकेट लॉन्चर में तब्दील किया गया, उस समय मौके की नजाकत को देखते हुए मिराज 2000 जो हमारा बहुत ही विश्वासी लड़ाकू जेट है, उससे लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराए गए बंकरों पे। इसके अलावा ये मिग 21 की बात मैंने आपको सुनाई, तो एक बड़ी भूमिका थी। हालांकि इस बात की बार बार चर्चा होती है कि शायद अगर ये बाध्यता नहीं होती तो शायद ये लड़ाई हम बहुत पहले और बहुत आसानी से जीत गए होते। लेकिन हम जानते हैं भारतीय सेना और दूसरी सेनाओं में यही फर्क है कि हम मर्यादाओं का पालन करते हैं। दुश्मन ने मर्यादा को तोड़ा था, लेकिन हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि हम मर्यादाओं को के बीच में रह के अपने देश, अपनी धरती की हिफाजत करेंगे, और यही भारतीय सेना ने करके दिखाया, तीनों अंगों ने करके दिखाया। नौसेना की बात अगर मैं जोड़ दूं तो कराची पोर्ट, उसको एक तरह से ब्लॉकेट कर दिया गया, ऑपरेशन तलवार नौसेना ने चलाया और पूरे कराची जो बंदरगाह है उसको ब्लॉक किया गया। और उस समय स्थिति एक समय ऐसी आई जब सिर्फ जो तेल है, जो फ्यूल है, जो आयात होके पाकिस्तान में आता, वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान में बचा था। तो हम नौसेना की भी भूमिका को नहीं भूल सकते आज। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर जवानों को नमन किया। सुश्री मुर्मू ने एक ट्वीट में कहा कि यह दिवस सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सभी देशवासी सशस्त्र बलों और उनके परिवार के सदस्यों के हमेशा ऋणी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा में साहस और शौर्य के लिए देश के वीर सपूतों को नमन किया है। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती के गौरव का प्रतीक है। ये उत्सव हर वर्ष भारत की विजय मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को नमन किया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि देश में अमन, चैन और शांति बनाए रखने में सेना के जवान सीमा पर डटे रहते हैं। ऐसे वीर जवानों के हौसले और जज्बे के लिए देश का हर नागरिक कृतज्ञ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कारगिल विजय दिवस पर भारतीय जवानों की वीरता को नमन करते हुए कारगिल युद्ध के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये देश के वीर सपूतों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। प्रदेश में कारगिल दिवस के मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजनांदगांव के गौरव स्थल में भारत माता के तैलचित्र में दीप प्रज्वलित कर कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेना के तीनों विंग के जवानों को पुष्पांजलि दी गई। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में शामिल रहे राजनांदगांव जिले के भूतपूर्व सैनिक सूबेदार जॉर्ज बिलिस्टिंग ने युद्ध के दौरान बिताए पलों को साझा किया। जहाँ पर कि पूरे विश्व में यह एक ऐसा युद्ध रहा जहाँ पर कि नीचे से ऊपर की लड़ाई जो है वो लड़ी गई, और हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा ये युद्ध जो है इसमें विजय को प्राप्त किया गया। कारगिल युद्ध जो है वह 8 मई को शुरू हुई थी और 8 मई से लेकर के 26 जुलाई को जो है इसके विजय की घोषणा हुई। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए कहा कि इस विजय से पुलिस के जवानों को देश प्रेम की प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है और मैंने इस मंच के माध्यम से सभी से आग्रह भी किया, पुलिस से भी संबंधित जो भी कोई इशू हमसे शेयर करें ताकि हम और बेहतर अच्छे से अच्छे इस जिले और इस राज्य और इस देश के लिए काम कर सकें। और हमने इस अवसर पर तीनों सेना के जो जवान शहीद हुए उनको सभी के उनके स्मृति में हमने मौन धारण भी किया। इस मौके पर एनसीसी के छात्र छात्राओं ने शहर में विजय जुलूस भी निकाला। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यदि कहीं भ्रष्टाचार होगा तो उसकी जांच जरूर होगी, लेकिन विपक्ष भ्रष्टाचार की जांच नहीं चाहता। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के सत्याग्रह को उन्होंने दिखावा करार किया है। ये 5000 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला है। कांग्रेस के बड़े बड़े वकील इस केस को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन कोर्ट ने केस खारिज करने से मना कर दिया। आज रायपुर में मीडिया से बातचीत में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को लेकर उन्होंने ये बातें कही। चलता है, आपने बंगाल में देखा है, एक सिटिंग मिनिस्टर के जानकार के घर से 21 करोड़ रुपए नगद बरामद होता है, पार्थ चटर्जी। यदि आम आदमी पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी के घर से पैसे बरामद होते हैं
और अगर इस प्रकार की गतिविधियां होती है, कोर्ट सख्त टिप्पणी करती है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर और 5,000 करोड़ रुपए का गबन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी आज देश से पूछती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इन सब विषयों को हमें केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे पसंद नहीं है? विपक्ष नहीं चाहती है कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो, कांग्रेस नहीं चाहती है कि सोनिया जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो। वहीं श्री पात्रा ने हर घर तिरंगा अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करेगा। 2021 में ही उन्होंने अमृत महोत्सव के विषय में कहा था, आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत बेला, और यह जो 15 अगस्त 2022 में हम सब मनाने वाले हैं, यह कोई साधारण दिन नहीं है, एक ऐतिहासिक दिन होगा। 75 वर्ष पूर्ण होंगे भारत को स्वाधीन हुए, तो स्वाभाविक रूप से जब पूरा भारतवर्ष उमंग, उत्साह और उत्सव में डूबा होगा, तो किस प्रकार से प्रत्येक घर इस उमंग, उत्साह और उत्सव में समाहित हो सके, उससे जुड़ सके, उस कारण से हर घर तिरंगे प्रोग्राम का लॉन्च हुआ है। संबित पात्रा प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक लेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बिलासपुर के ग्रुप केंद्र के 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर वृक्षारोपण भी किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक LN मिश्रा ने मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में जानकारी दी। बच्चों को मनोरंजन के लिए एक अच्छा 2 सालों के बाद, कोविड के बाद एक मौका मिला हुआ है, जिस समय की सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। 20 से ज़्यादा गेम्स की व्यवस्था की गई है, अलग अलग तरीके से, जो स्किल वाले भी हैं, कुछ खेल कूद के भी हैं। उनसे जो है लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है और उन्हीं के उत्साह के लिए ये सब किया गया है। ग्रुप केंद्र का विशेष रूप से काम लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जो हमारे कंपनियां हैं, बटालियंस हैं, उन बटालियंस को जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं यहाँ पर। सीआरपीएफ के कमांडेंट रामविलास गुप्ता ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को सीआरपीएफ के कार्यों से परिचित कराना है। आज हमारा ग्रुप केंद्र का स्थापना दिवस है और ये हमारा 18वां स्थापना दिवस है। इस मेले का लगाने का मेन मकसद है, उद्देश्य होता है कि जो ग्रुप केंद्र में फैमिली रह रही है, जिन बच्चे रह रहे हैं, उनको अपने ग्रुप केंद्र के बारे में जानकारी हो और उन्हें मेले का आनंद ले, ताकि ये बाहर बच्चे नहीं जा पाते हैं, फैमिली बहुत सारी रहती हैं, तो ग्रुप केंद्र में रहने वाले जो परिवार है उनको एक अलग ही माहौल यहाँ पर देने की कोशिश होती है। मेले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा खेल, मनोरंजन और खाने पीने की सामग्रियों के विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के बारे में। आजाद, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के वर्तमान अलीराजपुर जिले के भवरा गांव में हुआ था। चंद्रशेखर 1921 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए जब वो स्कूल के छात्र थे। दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। चंद्रशेखर ने आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद शब्द लगाया था, जिसका अर्थ है स्वतंत्र। वे राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा गठित क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हो गए। 23 फरवरी 1931 को पुलिस ने आजाद को घेर लिया। उनकी दाहिनी जांघ पर गोली लगी, जिससे उनका बचना मुश्किल हो गया। उनकी पिस्तौल में एक गोली बची थी और वे पुलिस से घिरे हुए थे, इसलिए उनके पास बचने का कोई उपाय नहीं था। उन्होंने कभी जीवित नहीं पकड़े जाने की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए खुद को गोली मार ली।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।